हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट के अंतर्गत रेजिलियंस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेजिलियंस में हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विकृति ऊर्जा। तो विकृति ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि किसी पदार्थ पर डिफॉर्मेशन लोड लगाने पर उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। अगर किसी भी बॉडी पर हम लोग डिफॉर्मेशन लोड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होता है। इसके लिए उस पदार्थ पर कार्य करना पड़ता है। तो हम लोग लोड लगा के क्या करते हैं, मटेरियल पे कार्य करते, वर्क करते हैं। और यह कार्य जो होता है उस पदार्थ में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब किसी मटेरियल पे जब हम लोग लोड लगाते हैं, डिफॉर्मेशन लोड लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। और यही वर्क क्या होता है, उस मटेरियल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं या विकृति ऊर्जा कहते हैं। या इसी को हम दूसरे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ में विकृति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा कहते हैं। तो वर्क डन बाय लोड जो होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल होता है, यानी कि लोड द्वारा किया गया कार्य जो होता है पदार्थ में संचित विकृति ऊर्जा की क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे दो डायग्राम बनाया गया है। ये पहला डायग्राम जो है लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में है। तो ये क्या है, एक लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में ये एक डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पे ऐसे एक जनरल एक लोड दिखाया गया है। तो यहाँ पे लोड लगाने पे यहाँ पे एक बीच में जो हमने माना है कि dx लंबाई परिवर्तित हो रहा है, पूरा लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है। और फोर्स कितना लगाया गया, एफ लगाया गया है। तो वर्क डन जो आपका W का मान होगा वो इंटीग्रेशन आप लिमिट ले लेंगे 0 से डेल्टा एल, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन 0 है और यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या हो गया, डेल्टा एल हो गया है। 0 से डेल्टा एल एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा W। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, W लोड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा। तो इस एक्सिस पे दिखाया गया, वाई एक्सिस पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, एक्स एक्सिस पे डिफॉर्मेशन। तो इसका वैल्यू मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो डेवलप हो रहा है FIRF, ये ग्रेजुअल नेचर का होता है। पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है इसका नेचर ग्रेजुअल टाइप का होता है। तो ग्रेजुअल लोड हो गया एक तरीके से, और यहाँ पे डिफॉर्मेशन के लिए डेल्टा एल हो रहा है। स्ट्रेन एनर्जी यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 टू डेल्टा एल FIRF इंटू DX हो जाएगा। तो ये स्ट्रेन एनर्जी होगा और ये क्या होगा, आपका वर्क डन होगा। दोनों का डायग्राम यहाँ पे बना के समझाया गया है। अब अगला आपका टॉपिक है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ की इकाई आयतन में संचित विकृति ऊर्जा को रेजिलियंस कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, जैसे इलास्टिक लिमिट है, इसके अंदर हम लोग कहीं भी रहेंगे, इसके अंदर हम लोग कहीं भी रहेंगे तो जो ये एरिया कवर होगा यही आपका रेजिलियंस होगा। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ की इकाई आयतन में संचित विकृति ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर मीटर क्यूब। इकाई आयतन तो नीचे हो गया मीटर क्यूब, और एनर्जी का मात्रा क्या होगा, जूल। एनर्जी का मात्रा क्या होगा, जूल। वैसे अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो ये किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है। तो स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर हम ऊपर मीटर से गुणा करें और नीचे मीटर से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर और नीचे हो जाएगा मीटर क्यूब। न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, तो जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये इसका मात्रक होता है किसका, रेजिलियंस का। अगला टॉपिक हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के इकाई आयतन में संचित अधिकतम विकृति ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। लेकिन इकाई आयतन कहना जरूरी है। किसी प्रत्यास्था सीमा के अंदर के किसी पदार्थ की इकाई आयतन में संचित अधिकतम विकृति ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक लिमिट ही दिखाया गया है। तो इलास्टिक लिमिट तक अगर हम लोग पहुँच जाएंगे, एरिया ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। और अगर यही हम ले लें, ये मान लीजिए हमारा स्ट्रेन है, इस एक्सिस पे स्ट्रेन है मान लीजिए, और इस एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस है, इस एक्सिस पे स्ट्रेस है। और हम एरिया ऐसे ले लें, ये एरिया लेके ऐसे मान लीजिए यहाँ मटेरियल टूट रहा है, अगर यहाँ तक एरिया ले लें, जहाँ तक टूट रहा है तो वो टफनेस होता है। ये क्या होता है, ये टफनेस होता है। तो टफनेस ये इस चैप्टर में पढ़ना नहीं, पहले चैप्टर में पढ़ना था। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट जो होता है टफनेस होता है, और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट जो होता है आपका वो होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस का होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट। प्रत्यास्था सीमा के अंदर कोई भी एरिया लेंगे वो आपका रेजिलियंस होगा। प्रत्यास्था सीमा तक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा। अगला हमारा प्रूफ रेजिलियंस है। अब प्रूफ रेजिलियंस हम लोग उसके लिए यूज करते हैं जिसके लिए हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। जैसे जिस मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट डिफाइन
नहीं होता है उस मटेरियल में 0.02% इलास्टिक स्ट्रेन मानकर इलास्टिक लिमिट ज्ञात करते हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर में प्रूफ स्टेट पढ़ाया था, तो इसमें क्या मान लिया गया, इसमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.02% इलास्टिक स्ट्रेन मान लिया गया है। फिर ये जो कर्व बना था मटेरियल का, इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है और इस जो हमारा इलास्टिक स्ट्रेन माना गया यहाँ से उसकी समांतर एक रेखा खींचा गया है। कर्व को जिस बिंदु पे काट रहा है उसी को इलास्टिक लिमिट मान लिया गया है। तो यहाँ तक जो एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, प्रूफ रेजिस्टेंस। तो इस इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी पदार्थ के इकाई आयतन में संचित विकृति ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, इस इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब यहाँ तक, इस इलास्टिक लिमिट तक कह सकते हैं, अंदर न करके अगर तक कर ले तो और सही रहेगा। इलास्टिक लिमिट तक किसी पदार्थ की इकाई आयतन में संचित अधिकतम विकृति ऊर्जा की, अंदर अगर कहेंगे तो अधिकतम तो आपका इसी इलास्टिक लिमिट तक ही होगा, तब भी सही है आपका, अंदर रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इस इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी पदार्थ की इकाई आयतन में संचित अधिकतम विकृति ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। प्रूफ स्ट्रेस क्या होगा, प्रूफ रेजिलियंस की दशा में किसी पदार्थ में उपजा प्रतिबल जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रूफ स्ट्रेस आपका कहलाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, और आपके सिलेबस में इसी स्टेटमेंट को बोला है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण कितना स्ट्रेन एनर्जी किसी बॉडी में पैदा होगा। तो यहाँ पे माना गया है, माना एक क्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही जनरली हर साल जो एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है। तो माना एक क्षण जिसकी लंबाई स्मॉल यल व जिसकी लंबाई स्मॉल यल व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, और इस क्षण पर एक्सियल लोड पी लगने के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल हो जाती है। लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल हो रही है। ये माना देखिए क्षण है, लंबाई यल है, पी लोड लगाने पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा यल हो रहा है। तो जब बल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होगा। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स और डिफॉर्मेशन के बीच में डायग्राम दिखाया गया है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को यहाँ पे कैपिटल आर से दिखाया गया है और डिफॉर्मेशन को डेल्टा एल से दिखाया गया है। तो माना आर क्या है, क्षण में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। यह क्या है, क्षण में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल है। और हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, फोर्स, जो रेजिस्टिव फोर्स होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया के गुणनफल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह बराबर हमने पढ़ा चुका हो पहले चैप्टर में कि आई आर एफ अपान ए होता है। तो यहाँ से यह बराबर आई आर एफ को हम लोग आर से दर्शाए, आर बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर अगर बात करें तो क्या होगा, एफ इंटू ए होगा। तो वही हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, एफ इंटू ए होता है। और डेल्टा एल का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। डेल्टा एल बराबर क्या पढ़े हैं, एफ एल अपान ए ई। एफ यहाँ पे फोर्स होता है, तो एफ अपान ए को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ एल अपान ई। कैपिटल एफ को फोर्स से दर्शाते हैं, फोर्स को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं और स्ट्रेस को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एल फार्मूला क्या आ गया, एफ एल अपान ई। तो वही लिखा गया डेल्टा एल बराबर एफ एल अपान ई। ये फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है पिंड पर किया गया कार्य जो होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल तथा डिफॉर्मेशन के बीच बने कर्व का क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो पिंड पर किया गया कार्य होता है, पिंड पर किया गया कार्य इसके बराबर होगा, यानी जो कर्व बन रहा है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हाफ इंटू आर इंटू डेल्टा एल। तो पिंड में संचित विकृति ऊर्जा जो होगा पिंड पर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यू बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू डेल्टा एल, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होगा। तो 1/2 आधार आपका डेल्टा एल हो गया और लंब क्या हो गया, आर हो गया। तो यू 1/2। अब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए, और डेल्टा एल का मान क्या हो जाएगा, एफ एल अपान ई। समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रख दिया गया है। तो यहाँ से कट पिट के जो है आपका आ जा रहा है यू बराबर एफ स्क्वायर अपान 2 इंटू ए इंटू एल, और ए इंटू एल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लंबाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा। तो यू बराबर फार्मूला आ गया, यू बराबर एफ स्क्वायर अपान 2 इंटू वी या वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये आपका आ गया स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आ गया। ये आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अब यहाँ पे अगला आपका टॉपिक है स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअल लोड। ग्रेजुअल मतलब किसी पिंड पर धीरे धीरे बल लगाने के कारण उसमें कितना स्ट्रेस पैदा होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया है, माना किसी पिंड पर ग्रेजुअल लोड W लगाने पर पिंड की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल होता है, और पिंड पर लगने वाला औसत बल जो होगा 0 + W/2 होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ग्रेजुअल लोड की दशा में ये आपका मान लीजिए ये आपका ग्रेजुअल लोड लगा रहे हैं, तो ऐसे ग्रेजुअल लोड जाता है आपका, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। ये वैल्यू आपका हो गया कैपिटल W, और यहाँ से ये वैल्यू आपका होगा डेल्टा एल। ये वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एल होगा एक तरीके से। ये इस पर आपका लोड दिखाया गया है और इस पर डिफॉर्मेशन दिखाया गया है, इस एक्सिस पे डिफॉर्मेशन दिखाया गया है। तो अगर वैसे भी अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो क्या होता है, इसका त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू W इंटू
डेल्टा एल। तो वही चीज़ दिखाया गया है, पिंड पर लगने वाला औसत बल जो यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू स्टार्टिंग 0 है, मैक्सिमम डब्लू है, तो औसत बल क्या हो जाएगा 0 + W/2 यानी W/2। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पिंड पर किया गया कार्य जो होगा एवरेज फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन, तो एवरेज फोर्स यहाँ पे कितना हो रहा है W/2, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे W है, तो W/2 इंटू डेल्टा एल, तो W/2 इंटू डेल्टा एल हो जाएगा पिंड पर किया गया कार्य। या ऐसे अगर हम लोग डायग्राम बना के करते तो लिख देते पिंड पर किया गया कार्य बराबर लोड और डिफॉर्मेशन के बीच बने कर्व का क्षेत्रफल लिख सकते थे अगर डायग्राम बनाते तो, लेकिन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में भी डायग्राम नहीं बनाया गया है। तो पिंड में संचित विकृति ऊर्जा जो हो जाएगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, F² इंटू वॉल्यूम यानी A इंटू एल होता है। तो हम जानते हैं कि पिंड में संचित विकृति ऊर्जा जो होता है पिंड पर किया गया कार्य के बराबर होता है। तो संचित विकृति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है F² इंटू A इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा W/2 इंटू डेल्टा एल। तो F² इंटू A इंटू एल बराबर हो जाएगा W/2, डेल्टा एल का मान क्या हो गया FL/E, हम अभी पढ़ चुके हैं। इसके पहले डेल्टा एल बराबर क्या होता है FL/E होता है, तो वही लिखा गया FL/E। तो यहाँ से L से L कट गया, L से आपका L कट गया, 2E से आपका 2E कट गया, और आपका एक F से एक F कट गया, तो F बराबर आ गया W/A, जहाँ A क्या है पिंड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा एल बराबर जो हो जाएगा FL/E, हम लोग फार्मूला जानते हैं, और F की जगह पे क्या रख देंगे W/A रख देंगे, तो डेल्टा एल का मान आ गया W/A। अगर F की जगह पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बराबर आ जाएगा WL/AE आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रेस ड्यू टू सडन लोड। सडन लोड के कारण स्ट्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे माना एक छड़ जिसकी लंबाई क्या है L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इस पर W मान का सडन लोड लगाने पर इसकी लंबाई में परिवर्तन क्या है डेल्टा एल हो जाता है। जैसे अगर डायग्राम इसका बनाए, हम डायग्राम बना के नहीं कोई करवाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाना नहीं है। इस पे लोड होगा, इस पे क्या होगा लोड होगा, इस पे क्या होगा डिफॉर्मेशन होगा। अब सडन लोड का आपको डायग्राम याद होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखवाया था, ऐसे H बराबर क्या होता है 0 होता है, तो ये हो गया। ऐसे अगर इसको बनाएं तो इसका क्या है, ये आपका एरिया होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मान W है और लास्ट में भी जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ भी W मान, यानी इसका एवरेज फोर्स अगर निकालें तो W + W/2 होगा, तो 2W/2 यानी W हो जाएगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिटा दें तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एवरेज फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन। एवरेज फोर्स का मान यहाँ पे क्या होगा, चूँकि सडन लोड लग रहा है इसलिए W होगा, हमने ग्राफ से भी दिखाया। और यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या है डेल्टा एल है, हमने माना है क्योंकि डेल्टा एल परिवर्तित हो जाता है लंबाई। तो पिंड में संचित विकृति ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं F² इंटू वॉल्यूम, तो बराबर कर देना है दोनों को। पिंड में संचित विकृति ऊर्जा जो होगा पिंड पर किए गए कार्य के बराबर होगा, तो F² इंटू AL जो होगा W इंटू डेल्टा एल के बराबर होगा, तो F² इंटू AL जो हो जाएगा W इंटू डेल्टा एल का मान FL/E, चूँकि डेल्टा एल बराबर क्या है FL/E है, तो यहाँ से F सॉल्व करने पे जो F आएगा 2W/A के बराबर आ जाएगा। तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन का जो मान डेल्टा एल होगा FL/E, और यहाँ पे F बराबर क्या आ गया 2W/A, तो 2W/A जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जो सडन लोड लगाने पे जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो 2WL/AE के बराबर आएगा। और आपका जो सडन लोड होता है F सडन के लिए जो होता है स्ट्रेस की वैल्यू वो 2 गुणे F ग्रेजुअल का होता है, ये भी याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछा जाता है, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। मतलब सडन में जो स्ट्रेस पैदा होता है वो ग्रेजुअल की तुलना में क्या होता है 2 गुना होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रेस ड्यू टू फॉलिंग लोड या इम्पैक्ट लोड। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पहले सिलेबस इसका स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर का या रेजिलियंस चैप्टर का काफ़ी बड़ा हुआ करता था, अब आधे से ज़्यादा आपका सिलेबस हटा दिया है, बस इतना ही आपके सिलेबस में है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए एक बॉडी दिखाया गया है, यहाँ पे जो है एक बॉडी दिखाया गया है जिसकी यहाँ पे सिरे पे नीचे क्या लगा है कॉलर लगा है, और यहाँ पे ये फॉलिंग लोड है W। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ऐसे है, ऐसे ये रॉड था ऐसे, अब इसके चारों ओर क्या है, ये जो है ऐसे छल्ले के रूप में ऐसे लोड है, ऐसे लोड है। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर से गिरेगा तो अगर देखेंगे सामने से तो यहाँ पे ये चीज़ हमको दिख रहा है कट के, ये वाला हिस्सा और यहाँ से ये वाला हिस्सा ऐसे, तो ये एक छल्लेदार मतलब लोड है एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए
तो यहाँ पे क्या है, चित्र में एक छड़ दिखाया गया जिसका ऊपरी सिरा क्या बद्ध है यानी फिक्स है, और निचले सिरे पर क्या है, एक कॉलर लगा हुआ है। और यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है, हमने मान लिया W बराबर क्या है, फॉलिंग लोड है, H बराबर क्या, हाइट ऑफ फॉल है कि इतनी ऊंचाई से ये क्या हो रहा, भार कॉलर पे गिर रहा है, मतलब भार के गिरने की ऊंचाई है। यल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है, इस रॉड की लंबाई है। डेल्टा यल क्या, इलांगेशन इन रॉड है, छड़ की लंबाई में वृद्धि हो रही है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड है, मतलब रॉड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और स्मॉल एफ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड इन रॉड, मतलब छड़ में उत्पन्न होने वाला अधिकतम प्रतिबल का मान है। तो यहाँ पे भार W द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, भार W H प्लस डेल्टा L होगा, क्योंकि यहाँ पे भार W यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा भार W। तो भार W कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, H प्लस डेल्टा L कर रहा है, तो बल गुणे विस्थापन होता है एक तरीके से कार्य जो, तो यहाँ पे W इंटू H प्लस डेल्टा L हो जाएगा, ये किया गया कार्य होगा। तो छड़ में संचित विकृति ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, F स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम A इंटू L होता है। तो हम लोग जानते हैं कि छड़ में संचित विकृति ऊर्जा क्या होता है, छड़ पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो F स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AL बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू H प्लस डेल्टा L, क्योंकि किया गया कार्य होगा है W इंटू H प्लस डेल्टा L है। तो F स्क्वायर अपॉन 2 A इंटू L जो हो गया W इंटू H और W इंटू डेल्टा L हो गया। तो F स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AL हो गया WH और प्लस W, और डेल्टा L का मान क्या होता है, F L अपानी, हमने कई बार पता चुका डेल्टा L क्या होता है, F L, यहाँ पे F स्ट्रेस है अपानी। अगर फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो कैपिटल F लिख सकते हैं, कैपिटल F L अपान E, तो कैपिटल F यहाँ पे फोर्स है तो इस टर्म में हो जाएगा, तो स्ट्रेस के टर्म में हो जाएगा F L अपान E। तो यहाँ पे पक्षांतर किया गया, F स्क्वायर अपान, इसको लिख दिया F स्क्वायर अपान AE अपान AL अपान 2E, और माइनस इसको इधर ले आया गया है तो F माइनस F और क्या बचेगा WL अपान E, और माइनस W इंटू H इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 2E अपान AL से गुणा कर दिया गया, तो देखिए F स्क्वायर इंटू AL अपान 2E, तो इंटू 2E अपान AL कर दिया गया, माइनस F इंटू WL अपान E इंटू 2E अपान AL कर दिया, माइनस 2WH इंटू 2E अपान AL कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये कट गया यहाँ पे हो गया F स्क्वायर, यहाँ भाई माइनस F इंटू 2W बाई A और माइनस 2WH अपान AL। तो ये समीकरण एक बन गया AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के रूप में, ऐसे समीकरण बन गया, हम लिख दे रहे हैं समीकरण बन गया, ये समीकरण ऐसे बन गया क्या, ये देखेंगे अगर इस समीकरण को अगर हम लोग देखें तो ये जो है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो A का जो मान है, A का मान जो है यहाँ पे है A का मान 1 है एक तरीके से, और B का मान है माइनस 2W बाई A है, और C का जो मान है आपका, C का मान है ये माइनस 2WEH अपान AL है। अब इसके लिए x का मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य विधि से, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A, ये फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूले पे रख दिया गया है बराबर माइनस B, तो माइनस और B का मान कितना है, माइनस 2W बाई A, माइनस है बाहर भी और ब्रैकेट भी माइनस है, और प्लस माइनस अंडर रूट ये फिर B स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया गया, माइनस 2W बाई A का स्क्वायर कर दिया गया है, और माइनस क्या होता है 4AC, तो माइनस 4, A का मान 1 है और C का मान क्या, माइनस 2WEH अपान AL, तो ये वैल्यू रख दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे 2W ये प्लस हो जाएगा 2W बाई 2A हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो W बाई A प्लस माइनस, अगर इसमें से देखिए, इसमें से अगर हम 2 को अंदर ले जाएं तो ये अंदर जा करके ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा तो W बाई A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये 2 1 बच जाएगा तो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2WEH अपान AL हो जाएगा। तो होता है तो छड़ में उपजा अधिकतम प्रतिबल जो हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा W बटे A प्लस अंडर रूट W बाई A का होल स्क्वायर प्लस 2WEH अपान AL। तो ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया जनरेटेड इन रॉड। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का जो है थियरी वाला पोर्शन आपके सेमेस्टर एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ख़त्म हो गया है। अब आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जो आपकी पुरानी बुक होगी उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए होंगे, बेंडिंग वाला दिया होगा, सीयर वाला दिया होगा, अब और बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल हैं, तो आपके सिलेबस से हट गए हैं तो सारे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने हैं। बस आपको एक आपका U बराबर F स्क्वायर अपान
2E × वॉल्यूम पे न्यूमेरिकल लगाना है, एक F बराबर W/A पे लगाना है ग्रेजुअल लोड में, F बराबर 2W/A पे लगाना है सडन लोड में, और आपका इम्पैक्ट लोड के केस में या फॉलिंग लोड के केस में आपका मान ये है। इन्हीं 4 फार्मूलों पे आपका न्यूमेरिकल जो आपके सिलेबस में है, तो इन्हीं से छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो होंगे वो सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।